हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 12। अभी तक हमने 11 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं और आशा करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। आपकी तैयारी का आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का, भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च के पद कैसे होने चाहिए। तो जिसने बीटीसी किया हुआ है उसने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है बेटा? ये त्वरित निस्तारण होता है। कोई भी समस्या हो गई हो उसका त्वरित समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। एक्शन रिसर्च नाम से भी दिख रहा है कि एक्शन रिसर्च, तुरंत एक्शन लिया जाए। कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसका तुरंत समाधान ढूंढा जाए, तो वहाँ क्रियात्मक अनुसंधान होता है। किसी समस्या का त्वरित समाधान, एक्शन रिसर्च क्या होगा? किसी समस्या का त्वरित समाधान। तो ये हमें पता होना चाहिए एक्शन रिसर्च के विषय में, समाधान। ठीक, अब इसके ऑप्शन दिए हैं कि इसके पद कौन कौन से हैं। एक्शन रिसर्च के आपके क्रियात्मक अनुसंधान के कौन कौन से पद हैं, कैसे होने चाहिए? जिनका समस्या से सीधा संबंध हो तो समस्या समाधान के लिए ही है क्रियात्मक अनुसंधान। जो परीक्षणीय हो, जिनका सत्यापन किया जा सके, जिनमें उपरोक्त सभी गुण हों। तो आपको क्रियात्मक अनुसंधान के सभी ये पद मिल रहे होंगे। तो ये आपका जो राइट आंसर है इसमें, जिनमें उपरोक्त सभी गुण हों। क्रियात्मक अनुसंधान सबसे पहले इसका प्रयोग करने का श्रेय जाता है स्टीफन एम कोरे। आप एक पेन और कॉपी साथ रखा करें जब ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, तो आपको कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखे तो उसको तुरंत नोट कर लें, है ना। नोट करना बहुत जरूरी है, इससे आपको याद रहेगा। बार बार उस चीज का रिवीजन कर सकते हैं अगर आपके नोट्स तैयार होंगे। ठीक है, तो इसका है जिनका समस्या से सीधा संबंध हो, एक्शन रिसर्च में आता है। जो परीक्षणीय हो, जिनका सत्यापन किया जा सके। एक्शन रिसर्च की एक बात और इम्पोर्टेंट है, तो इसे जो इसको करने वाला होगा, समस्या का समाधान करने वाला होगा, वो उसी क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए। समस्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा व्यक्ति है वही एक्शन रिसर्च कर सकता है। ठीक है, इससे ध्यान रखेंगे कि समस्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही इसको कर सकता है। ठीक है, इसका जो परीक्षण करता होगा वो कौन होगा? जो समस्या से प्रत्यक्ष जुड़ा होगा, जो समस्या का समाधान करेगा वो समस्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होगा। अगला प्रश्न है आपका, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ सकें। बिल्कुल ठीक है। उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रियाएं दे सकें, ये भी ठीक है। उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें, उसके बनने की प्रक्रिया को बता सकें। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या लग रहा है कि अगर दृश्य और श्रव्य सामग्री प्रयोग कर रहे हैं हम अपने शिक्षण प्रक्रिया में, अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं दृश्य और श्रव्य सामग्री, दृश्य मतलब दिखाई दे, श्रव्य मतलब सुनाई दे सामग्री, तो दो सामग्रियां हो गई। चाहे इसे दृश्य श्रव्य सामग्री, तीन तरह की सामग्री होती हैं। टीएलएम जिसे कहते हैं, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। हिंदी में क्या कहेंगे? शिक्षण अधिगम सामग्री, सामग्री। ठीक, तो आपकी दृश्य सामग्री होगी जो देखकर, श्रव्य सुनकर जो सुनने योग्य, और दृश्य श्रव्य जिसमें देख भी सकें और सुन भी सकें। तो वीडियो वगैरह चलाएंगे उसमें दृश्य श्रव्य में आ जाएगी। टेलीविजन हुआ आपका, या वीडियो दिखा रहे हैं मल्टीमीडिया से। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? कोई भी चार्ट बनाया आपने क्लास में, फ्लैश कार्ड, छोटे बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड कि छोटा बड़ा, ये इस तरह फ्लैश कार्ड में देंगे उनके कार्ड छोटे छोटे से कि ABCD सिखा रहे हैं, अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, या वर्णमाला सिखा रहे हैं, उसके फ्लैश कार्ड हम बना लें। तो ये किस में आएंगे? दृश्य सामग्री में। देखें कोई भी मॉडल हो, मॉडल, ठीक है, मैप हो, ये सब दृश्य सामग्री में आते हैं। श्रव्य सामग्री में ऑडियो रिकॉर्डर,
ऑडियो रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर होते हैं ना, सुना दें बच्चों को, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री में वीडियो वगैरह, ठीक है, जिसे हम देख भी सके और सुन भी सके। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के 3 रूप हैं, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है। अब इसमें इस सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होगा जब इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है उसे बहुत सरलता से समझ सके, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें, उसके बनने की प्रतिक्रिया को बता सकें। तो हमने अगर बनाया है कोई TLM, उसकी प्रतिक्रिया को बच्चे बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें तो ये भी बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं कि अनुकरण कर रहे हैं, मतलब उपयोगी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, यही आपका राइट आंसर होगा कि उसने चार्ट देखा और चार्ट में उसने क्या क्या समझा ये बता पाए, या आपने उसे बताया और उसके बाद उसकी कोई प्रतिक्रिया आई, यही सबसे ज़्यादा उपयोगी है। वो उसको अच्छी तरह समझ ले, उसको आसान भाषा में समझ ले, अब उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। अब यहाँ पे क्या है, उसे बहुत सरलता से समझ लिया, उसने समझ तो लिया लेकिन प्रतिक्रिया अगर देगा तो ये भी समझ में आ जाएगा कि उसने समझ भी लिया और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहा है, अपनी बात भी, अपना विचार भी रख रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। तो ये आपका पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है हिंदी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह काम मैं आप कर लूंगा। इस पंक्ति में आप है, आप शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, इसकी प्लेलिस्ट में आपको सर्वनाम की क्लास मिल जाएगी, तो आप वहां से दोबारा पढ़ सकते हैं। जिसने नहीं पढ़ी हो वो जाकर प्लेलिस्ट में सर्वनाम की क्लास अवश्य देखें, आपको बहुत ही सहायता होगी। और इस सर्वनाम से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप जो शब्द है किसमें आएगा? संबंधवाचक में, संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो आएंगे, संबंध बताएं। निजवाचक, हाँ यहाँ पर आएगा आप, स्वयं, खुद, इस तरह से आए वर्ड तो वो होंगे, शब्द आए ऐसे, आप, स्वयं, खुद, ऐसे सर्वनाम आए तो वो निजवाचक सर्वनाम होंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? यह, ये, वे, ये शब्द किस में होंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम में। निश्चित है, यह है ना, ये है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर 4 है, पुरोहित में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? पुरुष, पुरः, पुरा, पुर। यदि आपने संधि पढ़ी होंगी तो संधि में अगर विसर्ग संधि पढ़ी है तो इसका जो उपसर्ग है वो आप आसानी से बता लेंगे। उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़े, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल दे या उसमें कोई विशेषता ला दे, वो उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं किसी शब्द में तो इसका जो संधि विच्छेद होगा पुरः प्लस हित, तो जो विसर्ग होता है ओ की मात्रा में बदल जाता है, आपका विसर्ग ओ की मात्रा में बदल जाता है। तो इसमें पुरोहित में विसर्ग संधि है और आपका उपसर्ग जो है वो पुरः है, विसर्ग संधि, ठीक है, याद रखेंगे। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर आपका बेटा होगा ऑप्शन बी। चलिए और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर विसर्ग संधि के और एग्जाम्पल आ जाए, ऐसे लिखा हो अधोगति, अधोगति में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा शब्दांश आगे जुड़ा है, तो इसमें भी इसी की तरह होगा, अधः, अधः प्लस गति, अधः प्लस गति। और मनोहर, ऐसे मनोहर लिखा हुआ है तो मनः प्लस हर। तो ये विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण है, इसका नियम भी है, आप जब संधियां पढ़ेंगे तो इसका नियम अवश्य देखें जाकर, ठीक है। तो यहाँ से आपका उपसर्ग पहचानने में भी आसानी होगी अगर ये नियम आपको पता होंगे, ये विसर्ग संधि के। तो पुरः उपसर्ग है पुरोहित में, आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है 5वां, भरपेट शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विग समास। द्विग समास के बारे में हमें मालूम है, पहला पद, प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची। इस तरह सभी का रिवीजन एक बार आपका हो जाएगा,
समास समास का प्रथम पद संख्यावाची है तो द्विग समास है। तत्पुरुष समास में विभक्तियां आएंगी, विभक्ति चिन्ह होंगे, ठीक है, विभक्ति चिन्ह होंगे। कर्ता ने कर्म को, तो ने, को, ये, के लिए, से चिन्ह, ठीक है। द्वंद्व समास में दो लोगों का होना आवश्यक है, द्वंद्व हो रहा हो। माता, अब ये माता पिता का उदाहरण रोजाना ही दे रहे हैं, कोई भी और विलोम ले लीजिए आप, रात दिन, रात दिन, ठीक है। इस तरह से आएंगे द्वंद्व समास में। अव्ययी भाव समास में अव्यय जुड़ा होगा, ऐसा शब्द जो कभी बदले ना, व्यय ना हो, खर्च ना हो, आ माने नहीं, व्यय माने खर्च ना हो, ऐसा शब्द जो बदले नहीं, बदले नहीं, ठीक है। तो इसमें भर पेट, तो भर और प्लस पेट, तो इसमें भर जो है वो अव्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका जो राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में भर पेट में अव्ययी भाव समास है। इस तरह अव्ययी भाव समास में और उदाहरण आप देख लीजिए। अव्ययी भाव समास के एक आता है हाथों हाथ, तो इसमें हम समझने में गलती कर देते हैं, तो शब्दों की आवृत्ति हो जाए, समान शब्द हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है हाथों हाथ, ये इसमें अव्ययी भाव समास है आपका। रातों रात लिख दें, जैसे रातों रात, इस तरह ये अव्ययी भाव समास ही होगा इनमें भी, तो नोट कर लें इनको, हाथों हाथ, रातों रात। इस तरह कभी आ जाए तो आप तुरंत प्रश्न सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इसको नोट भी करते रहिए साथ के साथ। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, बेटा आंसर करिए आप कमेंट बॉक्स में, इंद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा लग रहा है आपको, इंदिवर, पुंडरीक, पुरंदर या पंचसर। आंसर भी साथ के साथ करेंगे तो हमें जुड़ाव महसूस होगा, क्लास को पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, उत्सुक हैं क्लास के लिए। चलिए, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है इंदिवर, पुंडरीक, पुरंदर, पंचसर। तो इनके जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनके बारे में हमें पता होगा तो हम जल्दी आंसर कर लेंगे, है ना। तो इंदिवर ये इसका पर्यायवाची है, ये कमल का पर्यायवाची है, और कमल में भी नीला कमल, नील कमल को कहते हैं इंदिवर। पुंडरीक कहते हैं सफेद कमल को, श्वेत कमल होता है उसको पुंडरीक कहते हैं, श्वेत कमल, श्वेत कमल, श्वेत कमल लिख लेंगे बेटा। और ऐसे ही एक जो लाल कमल होता है उसको कोकनद कहते हैं, तो कभी कभी इन कमलों के नाम भी आ जाते हैं। लाल कमल को क्या कहते हैं, कोकनद। तो कॉपी और पेन साथ में रखिए, इम्पोर्टेंट जो भी हो वो आप नोट करते रहिए। यही आपके 25 क्वेश्चन नहीं होते, इसके अलावा इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, आपकी परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। पुरंदर ये इंद्र का पर्यायवाची है, पुरंदर। पंचसर होता है कामदेव का पर्यायवाची, कामदेव। पंच माने 5, सर माने बाण, 5 बाणों वाला कामदेव, ठीक है। कामदेव के पर्यायवाची है पंचसर। तो पुरंदर किसका पर्यायवाची है, इंद्र का, इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर, ये आपका राइट आंसर है। नील कमल इंदिवर, पुंडरीक कहते हैं सफेद कमल को, और लाल कमल को बेटा कहते हैं कोकनद। तो इस तरह इन कमलों के नाम भी लिख लें कि नील कमल आ जाए किसको कहेंगे तो आप तुरंत बता लेंगे, इंदिवर को। पुंडरीक किसे कहेंगे, सफेद कमल, ये कमल के पर्यायवाची हैं। लाल कमल का पर्याय, लाल कमल को कहेंगे कोकनद, ठीक है। तो आपका राइट जो आंसर था पुरंदर था। ये आपको कितने पर्यायवाची इसमें मिले, ये पर्यायवाची सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। हिंदी साहित्य शिक्षण का प्रमुख घटक है, हिंदी साहित्य शिक्षण करा रहे हैं तो इसका प्रमुख घटक क्या होगा, व्याकरण, पद्य शिक्षण, रूप विज्ञान या संरचनात्मक। तो आपका जो राइट आंसर है वो है पद्य शिक्षण। हिंदी साहित्य का पद्य शिक्षण प्रमुख घटक है, पद्य शिक्षण ही प्रमुख घटक होगा हिंदी साहित्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, है ना। ये पंक्तियां लिखी हुई हैं, इनमें कौन सा अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है या रूपक है। तो उपमा, यहाँ किसी की उपमा नहीं की जा रही तो ये तो होगा ही नहीं। सम, सा, सदृश ऐसे शब्द कहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में मानते हैं। उपमा में
उपमा करते हैं। जैसे मैं एक चंद्रमा और मुख का लेती हूँ उदाहरण, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, बिल्कुल कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जैसे उपमा में कह दें तो मुख चंद्र सा है, यानी कि हम कह रहे हैं मुख चंद्र सा है, चंद्र के समान है, चंद्र सा है, ये कह दिया उपमा। यानी उपमा उपमा कर दी, उसकी तुलना कर दी कि मुख कैसा है, चंद्र जैसा, चंद्र से तुलना कर दी, ठीक है, तो ये उपमा है। उत्प्रेक्षा में क्या होगा कि मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है, कि मान लिया कि मुख कैसा है, चंद्र है, मुख मानो चंद्र है, ठीक है। और रूपक में अभेद आरोप, यानी डायरेक्ट हम कह देंगे कि मुख ही चंद्र है, चंद्रमुखी कह दें हम, या मुख ही चंद्र है, चंद्रमुखी कह दें कि चंद्रमा के मुख जैसी है, चंद्रमुखी नहीं, या हम कह दें मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, मुख चंद्र है। ये इस बात से आप आसानी से समझ लेंगे। तो हमने अभेद आरोप कर दिया कि कोई भी उसमें कंफ्यूजन नहीं रहा कि मुख कैसा, डायरेक्ट कह दिया मुख चंद्र है, तो वहां रूपक अलंकार होगा। और श्लेष अलंकार में, इसमें क्या होगा, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार आपने पढ़े होंगे, इसमें चिपका हुआ अर्थ होता है श्लेष, एक शब्द लिखा होगा, उसके अलग अलग अर्थ होंगे, है ना, वो हाँ श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। तो 8वां जो प्रश्न है आपका, उदित उदयगिर मंच पर, इसका अगर अर्थ पता होगा तभी हम कह पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे इस प्रश्न को। उदित उदयगिरि मंच पर, मंच को कैसा बना दिया कि पर्वत का ही मंच है, पर्वत के समान विशाल मंच बना हुआ है। रघुवर बाल पतंग, और जो रघुवर है, राम है, वो बाल पतंग, ये पतंग सूर्य को कह दिया, राम जो है वो सूर्य है। अभेद आरोप कर दिया, मंच कैसा है, पर्वत का, पर्वत जैसा विशाल मंच है। विकसे संत सरोज सब, विकसे संत सरोज सब, संत को क्या बता दिया, सरोज संत, और सरोज मतलब कमल। हर्षे लोचन भ्रंग, भ्रंग मतलब भौरा, और नयन को कह दिया भौरा, लोचन भ्रंग नयन। तो अभेद आरोप कर दिया इस पर। यहाँ पर वर्णन है कि जब राम जी जाते हैं मंच पर धनुष तोड़ने, तभी उसी समय का वर्णन है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। कि वहां पर सारे लोग इस तरह प्रसन्न हो गए हैं, और उनके भौरे के समान, जो भौरे जैसे, या जैसे तो वर्ड ही नहीं किया है इन्होंने प्रयोग, इन्होंने कह दिया है कि भौरा जो नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे हैं, नेत्र रूपी भंवरे हर्षित उठे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका जो अलंकार होगा वो रूपक अलंकार है, आपका राइट आंसर है वो बेटा रूपक अलंकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है, विनय पत्रिका किसने रची थी, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, और इसकी भाषा है ब्रिज भाषा। काफी बार आपकी परीक्षा में रचनाओं की भाषा भी पूछ ली गई है, इसलिए ये नोट करते रहे। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, और ये रचना है तुलसीदास की, विनय पत्रिका रचना है आपकी तुलसीदास की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रत्यागमन का अर्थ है, प्रत्यागमन का अर्थ क्या होगा, बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर करें, प्रत्यागमन का क्या अर्थ होगा। परिक्रमा करना, प्रतिरोध करना, बार बार आना, वापस आना। आप बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। आप बताएं भी कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, आपने कितने प्रश्न को सॉल्व कर लिया है, कितने प्रश्नों को, और इसका जो लेवल है कठिनाई का या सरलता का, जो भी लेवल है वो आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षा पर आधारित है, ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा सरल, है ना। उसी तरह बनाया हुआ पेपर है जिस तरह आपके में आ रहे हैं। तो थोड़े क्वेश्चन कठिन है आपके प्रश्न उसमें प्रीवियस ईयर पेपर में, उसी आधार पर ये बनाए हुए हैं प्रैक्टिस सेट। तो प्रत्यागमन का अर्थ है परिक्रमा करना, प्रतिरोध करना, बार बार आना, वापस आना। तो प्रति प्लस आगमन 2 शब्दों से बना है। अब यहाँ हम पूछ ले कौन सी संधि है, कौन कौन बता लेगा इसमें कौन सी संधि है। ये आपके लिए
कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए हो गया। आप अवश्य आंसर करें तो मुझे पता चलेगा कि आप क्लास ध्यान से देख रहे हैं। प्रति प्लस आगमन, इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें कौन सी संधि होगी बेटा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इससे पता चलेगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। आप भाई क्लास को ध्यान से देख रहे हैं, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है। आपने प्रत्यागमन को देखा और सीधे बता दिया इसमें ये संधि है ना। सारी संधियां ऐसे रट जाएं, आपको ऐसे दिखने लगे तुरंत शब्द, देखो ये तो ये संधि है ना, तुरंत नाम आ जाए कि ये इस संधि का ये नाम है, इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे, इसका संधि विच्छेद इस तरह कर लेंगे। तो प्रत्यागमन का अर्थ है परिक्रमा करना होगा या प्रतिरोध करना बेटा, या बार बार आना या वापस आना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वापस आना। प्रत्यागमन का अर्थ है वापस आना। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में आपके कितने व्यंजन हैं बेटा, आंसर करिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कितनी संख्या है? और स्वर की कितनी संख्या है? स्वर आपके 11 हैं और व्यंजन आपके कितने हैं? व्यंजन आपके 33 हैं, जो आपका राइट आंसर होगा 33। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33, ना 30 है, ना 32, ना 31। आपका आंसर है 33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। उक्त पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां किसने लिखी हुई हैं? सूरदास ने, तुलसीदास ने, केशवदास ने, कुंभन दास ने। आप साथ के साथ आंसर भी करते रहें। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य लिखें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां जो है वो रामचरितमानस से उद्धृत हैं। अब तो आप तुरंत टिक लगा लेंगे, रामचरितमानस से उद्धृत हैं, वहां से ली गई हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सूरदास, तुलसीदास, केशवदास या कुंभन दास। आपका कौन सा आंसर सही होगा? सूरदास, तुलसीदास, केशवदास या कुंभन दास। तो बेटा आपका राइट आंसर है तुलसीदास। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, इसमें कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। इससे पिछले वाले सेट में, उससे भी आगे वाले सेट में हमने वाक्यों को अच्छी तरह समझा था कि वाक्य किस तरह, वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद हैं कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपके मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य, सरल वाक्य साधारण वाक्य, सीधा सा होगा। ठीक है, एक ही सेंटेंस सीधा सा होगा। संयुक्त वाक्य में क्या होगा कि यहाँ 2 वाक्य जुड़े होंगे। संयुक्त से क्या होगा? 2 वाक्य जुड़े होंगे और 2 अलग अलग वाक्य होंगे। 2 अलग अलग वाक्य किसी संयोजक से जुड़े होंगे। अलग अलग, यहाँ पर 2 बार अलग अलग वाक्य किसी संयोजक से जुड़े हों तो वहां संयुक्त वाक्य होगा। और मिश्र वाक्य आपका होगा जहां पर एक प्रधान वाक्य हो, प्रधान वाक्य हो, उस पर आश्रित उपवाक्य हो, आश्रित हो यानी कि जुड़ा हो, उससे संबंधित हो, अलग वाक्य ना हो। अलग वाक्य होगा और किसी संयोजक से जुड़ा होगा तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, 2 अलग अलग वाक्य हैं, तो इसमें आपका बेटा क्या राइट आंसर होगा? संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य है आपका? संयुक्त वाक्य। क्या इस पर आधारित है? नहीं। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, तो ये संयुक्त वाक्य है। अलग अलग वाक्य हैं 2 और वो जुड़े हैं एक संयोजक से और से जुड़े हुए हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्दत का विलोम शब्द है चौक्य, सौम्य, उत्तम या कोमल। तो उद्दत का जो अर्थ होता है उग्र, उद्दत का अर्थ होता है उग्र, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा क्या होगा? सौक्य, सौम्य, उत्तम, कोमल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौम्य। अगला प्रश्न है आपका, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे? अकिंचन, निर्धन, दुर्बल या दरिद्र। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे? अकिंचन, निर्धन, दुर्बल या दरिद्र। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकिंचन। वैसे तो निर्धन
जिसके पास धन नहीं हो, दरिद्र भी हो सकता है, लेकिन जो सटीक है उसका अर्थ है अकिंचन। सटीक जो राइट आंसर है वो आपका अकिंचन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा है? इससे संबंधित काफी प्रश्न आ रहे हैं आदिकाल के अन्य नाम से संबंधित, और ये किन किन ने नाम रखे हैं आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षा में ये आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, ऐसे प्रश्न आए हैं आपके, तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है। राहुल सांकृत्यायन ने, मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो बीज बपन काल किसने कहा है? किसी को अगर आ रहा हो इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दें। ठीक है, आंसर करते रहें बेटा, और अपने भी देखते रहें कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल कहा है। अब आदिकाल के अन्य नाम भी हैं, वो नोट कर लें, अवश्य नोट कर लें बेटा। आदिकाल किसने कहा है? आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, और बीज बपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी। ठीक है, आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसको वीरगाथा काल किसने कहा है? वीरगाथा काल आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा काल। ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया आदिकाल को, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चारण काल भी कहते हैं इसको, चारण काल। तो इसके दो ऑप्शन है चारण काल के, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर ग्रियर्सन। तो कभी ऑप्शन में अगर आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाए तो आपको टिक कर देना है, राम कुमार वर्मा और ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है आदिकाल को। आरंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल को आरंभिक काल, ये नोट करते रहें। आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट नाम हो गए। ये आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, चारण काल राम कुमार वर्मा ने, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने। 1 2 3 4 और ये आपका पांचवा नाम। 5 नाम ये यहाँ बता दिए मैंने आपको, और उनके नाम रखने वाले भी बता दिए कि किसने, कौन से राइटर ने ये नाम दिए हैं आदिकाल को। ठीक है, तो ये नोट कर लें, आपके कम से कम 5 या 6 प्रश्न यहाँ से बन गए। कवि वचन सुधा के संपादक हैं। अगला प्रश्न है आपका, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? कवि वचन सुधा एक पत्रिका है, और इसके संपादक कौन है? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद या भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, गुलाब राय? बेटा आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, ए, बी या सी या डी, आपका कौन सा राइट आंसर होगा? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त या गुलाब राय? तो आपका जो राइट आंसर है वो है भारतेंदु आपका राइट आंसर है। भारतेंदु ने ये पत्रिका लिखी हुई है, भारतेंदु ने ये पत्रिका लिखी है। इनकी और पत्रिकाओं के नाम भी देख लेते हैं, 1-2 जो फेमस है। बाला बोधिनी ये महिलाओं के लिए चलाई थी, महिलाओं के लिए थी केवल। बाला बोधिनी पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये इनकी पत्रिकाएं हैं। कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं हैं। ये पत्रिकाओं के नाम हैं। कभी आ जाए बाला बोधिनी किनकी पत्रिका है तो बता लेंगे आप, बाला बोधिनी किसकी पत्रिका है तो बता लेंगे आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र की।
अर्ध स्वर कौन सा है? अगर आपने वर्णमाला अच्छी तरीके से पढ़ी है तो तुरंत टिक कर लेंगे। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? विद एग्जाम्पल मैंने वर्णमाला में इसको पढ़ाया है, अर्ध स्वर किसे कहते हैं। तो वर्णमाला की क्लास अवश्य लें, वहां से आपके सारी वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न, आपको जितने भी प्रश्नों में परेशानी आ रही होगी वो वहां से सॉल्व हो जाएंगे। तो अवश्य क्लास को अटेंड करें जाकर वर्णमाला की। या पा श क्ष ज्ञा, इसमें कौन सा अर्ध स्वर है? तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखें। इसका राइट आंसर क्या होगा? या होगा, पा होगा, क्ष होगा या ज्ञा होगा। तो अर्ध स्वर किसको कहते हैं? या को। आपका जो राइट आंसर है बेटा या होगा, इसको अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे हम लिख दें को आ, और इसको हम इस तरह भी ये एग्जाम्पल ले लिया वा का, को वा, तो या और वाह अर्ध स्वर होते हैं, या और वाह दो अर्ध स्वर होते हैं। वाह का ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अब जैसे यूज किया हमने लाई, इसके स्थान पर हम ऐसे भी कर सकते हैं लाई, यानी लाए या ए के स्थान पर हम या का प्रयोग करते हैं, तो ये अर्ध स्वर कहलाते हैं इस तरह। ठीक है, कहीं कहीं इस तरह प्रयोग होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको अर्ध स्वर क्यों कहते हैं। ये स्वर की भांति कार्य करने लगता है, इसलिए इसको अर्ध स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। ये आपकी पुरानी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ रहे हैं कि उनके जन्म से उनका क्रम पूछा जा रहा है कि सही क्रम लगाइए। पहले प्रसाद आए, पंत आए, निराला आए या महादेवी वर्मा आई। निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। तो जब आपको इनकी जन्म तिथि पता होगी, इनके जन्म के बारे में पता होगा, तभी आप इस पर टिक कर पाएंगे। इनका जीवन परिचय अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से टिक कर लेंगे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। जो प्रसाद जी थे, जय शंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद जो है आपके, उनका जन्म हुआ था 1889 में। 1889 में काशी में हुआ था। ठीक है, और निराला हैं जो आपके, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म हुआ था बंगाल के महिसा दल रियासत में मेदिनीपुर गांव में हुआ था 1899 में। निराला का जन्म 1899 में हुआ। पंत का बेटा जन्म जो हुआ है वो 1900 में हुआ था। पंत कौन? सुमित्रानंदन पंत, जिसे प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। ठीक है, महादेवी वर्मा 1900 सन 1900 में हुआ था पंत का। महादेवी वर्मा, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं महादेवी वर्मा को। तो ये इनके जो छद्म नाम है वो भी आपको पता होने चाहिए। अन्य नामों से किनसे इन्हें, इनकी जो उपाधियां की तरह समझ लो, उपाधियों की तरह इनके अन्य नाम है, इनके छद्म नाम बोलते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। इनका जन्म हुआ था 1907। अब ये क्रम कहाँ सही बन रहा है कि पहले प्रसाद आए, फिर निराला, पंत, फिर महादेवी वर्मा। ये चारों छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि हैं, ये महत्वपूर्ण कवि हैं। छायावाद के कवि हैं चारों, छायावाद युग के कवि हैं ये। तो सबसे पहले प्रसाद, फिर निराला, पंत, महादेवी वर्मा। इसमें प्रसाद, पंत, निराला क्रम सही नहीं है, निराला पहले है, गलत है यह भी। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था, निराला 1899, पंत का जन्म 1900 में हुआ, महादेवी वर्मा का 1907 में। साथ के साथ बेटा नोट भी करते रहें तो आपके बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनेंगे, और आप एग्जाम में जाने से पहले इनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? आपका प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो यहाँ से एक प्रश्न में मालूम पड़ा कि 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं का उल्लेख है ना। अब कौन सी भाषा नहीं है? बोडो, मैथिली, डोगरी, भोजपुरी, कौन सी भाषा नहीं है? तो एक साहित्य की क्लास ली है आपकी, उसमें जाकर आप पढ़ना, तो वहाँ पर मैंने सभी भाषाओं का उल्लेख बताया है। संविधान में कहाँ पर इन भाषाओं को स्थान दिया गया है, ये सब डिटेल उसमें बताई है। तो आप क्लास अवश्य ले जाकर
संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है? बोडो शामिल नहीं है। बोडो, मैथिली, डोगरी, भोजपुरी। तो ये भोजपुरी जो भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आपका राइट आंसर होगा भोजपुरी। चलिए आज का पद्यांश देखते हैं। आज बिल्कुल पद्यांश सही है, कल की क्लास पद्यांश की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी लास्ट में। तो आप आज का जो पद्यांश है वो पढ़ेंगे और उस पर प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इससे नीचे के जो भी प्रश्न आएंगे वो इसी से संबंधित होंगे। ठीक है, 21 से लेकर 25 तक आपके जो प्रश्न होंगे वो इसी पद्यांश से संबंधित होंगे। ठीक है, आज क्यों इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके अर्थ को थोड़ा समझेंगे, इससे हम प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अर्थ बहुत ज़्यादा डिटेल में ही हमें उसका अर्थ समझ में आ रहा हो सकता है हमने वो ऐसा पद्यांश आ जाए जो हमने पहली बार देखा हो, उसका हम अर्थ ना निकाल पा रहे हो, तो बस केवल दिमाग लगा के इसको अच्छी तरीके से समझना है कि किस तरह हम इसके प्रश्नों को सॉल्व कर लें। आज क्यों तेरी वीणा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, स्पंदन भी भूला जाता डर, मधुर कसक सा आज हृदय में आन समाया कौन, झुकती आती पलके निश्चल, चित्रित निंद्रित से तारक चल, सोता पारा भर दृगों में भर भर लाया कौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन। तो यहाँ वीणा मौन, अब वीणा तो मौन से नहीं, यहाँ पर लगाया कि मौन जो उसका मुख का मौन है वो इससे संबंधित है, जो हृदय का मौन है वो संबंधित है वीणा से। वीणा को तो एक उदाहरण मान लिया, इस तरह कह दिया है वीणा को, है ना। हृदय कैसा है, वो मौन है। शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, कि सब शारीरिक और मानसिक थकान हो रही है। स्पंदन भी भूला जाता डर, डर ऐसा और बैठा हुआ है हृदय में कि स्पंदन हार्ट बीट भी नहीं हो रही है ना, हार्ट बीट नहीं कर रहा, हार्ट जो हृदय है आपका स्पंदन नहीं कर रहा ना। मधुर कसक सा आज हृदय में आन समाया कौन आकर इसमें समा गया है जो ये सब हो रहा है। झुकती आती पलके निश्चल, चित्र निंद्रित से तारक चल, सोता पारा बार दृगों में भर भर लाया कौन। यानी कि आंसुओं से जो दृग मतलब नेत्र भरते आ रहे हैं और पलकें झुकती जा रही हैं, ये इसमें पाराबर समुद्र का जो जल होता है उसको बोलते हैं पाराबर। पाराबर इन आंखों में कौन भरकर लाया है, और ये आज क्यों तेरी वीणा मौन लिखा हुआ है। चलो आज के प्रश्न देखते हैं। इस कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। तो इसका जो राइट आंसर है महादेवी वर्मा, और ये नीरजा इनकी काव्य रचना है उससे उद्धृत है। नीरजा इनकी काव्य रचना है उससे उद्धृत है। चलिए अगला प्रश्न है, नीरजा से उद्धृत इस कविता का आशय है, क्या आशय। अभी हमने कविता पढ़ी, उससे उसका क्या आशय निकलेगा, कि अर्थ क्या निकलेगा, कि ना जाने आज के उनकी हृदय तंत्री बज नहीं रही है, यानी हृदय काम नहीं कर रहा है। ठीक है, दुखों से आपूरित हृदय तथा नेत्रों के असमय होने के बावजूद वीणा मौन क्यों है, ये तो प्रश्न कर रहे हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। विरह व्यथा की कसक तन मन को व्याकुल बना रही है, फिर भी आहें नहीं भरी जाती, रहस्य प्रकट करने में न जाने मैं क्यों असमर्थ हूँ। रहस्य की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही, तो यह भी गलत है। विरह व्यथा की कथा अकथनीय है, ये थोड़ा थोड़ा सेंस हो सकता है कि विरह व्यथा है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर होगा, न जाने आज की उनकी हृदय तंत्री बजी नहीं रही है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपकी जो आंसर की है उसमें यही आंसर दिया हुआ है, न जाने आज क्यों उनकी हृदय तंत्री बज नहीं रही है। तो वीणा मौन बार बार कह रहे हैं, वीणा मौन, तो हृदय तंत्री पर ही तो बात कर रहे हैं। हृदय तंत्री बज नहीं रही है, हृदय तंत्री काम नहीं कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। सुध बिन छाया कौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन, हृदय में आन समाया कौन, मौन वीणा का रहस्य। तो हमने इसमें क्या शब्द ज्यादा देखा, टाइटल इसको क्या देंगे, इस कविता को क्या टाइटल देंगे, क्या शीर्षक देंगे, तो हम यही तो देंगे इस शीर्षक, आज क्यों तेरी वीणा मौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन। ठीक, तो आपका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, आज क्यों तेरी वीणा मौन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवयित्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि वह सर्व उत्कृष्ट कवयित्री थी। साधना में दूसरी मीरा थी,
छायावादी त्रयी में न होकर अपनी विशिष्ट पहचान रखती थी, सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री थी, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा निर्विवाद सत्य है कि कोई भी विवाद नहीं है। तो मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस सेट में इनका नाम बताया हुआ है कि साधना में दूसरी मीरा थी, इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। तो आपका जो सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ये निर्विवाद है साधना में दूसरी मीरा, क्योंकि इनका नाम ही हमने पढ़ा था, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा, ये नोट कर लीजिए, आधुनिक युग की मीरा किसे कहेंगे? तो महादेवी वर्मा को, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, साधना में दूसरी मीरा थी। ये छायावादी की कवयित्री भी थी, छायावाद की कवयित्री, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? आगे बढ़ते हैं। भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता है। भाव व्यंजना की दृष्टि से, यानी कि इसमें भाव व्यंजना की गई है, उसकी दृष्टि से ये कविता कैसी है? दुर्बोध, यानी कि बुरा बोध हो रहा है, रचना नहीं। श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, हाँ श्रेष्ठ रचनाओं में से एक हो सकती है। आरंभिक रचना, प्रारंभिक रचना नहीं है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से बेजोड़ है, प्रकृति चित्रण है क्या इसमें? नहीं है ना। आरंभिक रचना, ये भी नहीं। श्रेष्ठ रचनाओं में से दुर्बोध तो है ही नहीं, अर्थ तो हमें समझ में आ रहा है, बोध तो हो रहा है। तो श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था, और आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी किया करें अपने साथियों के साथ, है ना। तो लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो क्लास, और आप मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।